हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन टेक्निकल पर। आज हम आपको उसी क्वेश्चन सीरीज का पांचवा पार्ट लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन सीरीज में आपको फ़ायदा होगा, जिससे आपके आईटीआई एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 151 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है। जो स्वचालित ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? गीजर में नहीं करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग? टेलीविज़न में करते हैं। टेलीविज़न रिसीवर में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? इन्वर्टर बेसिकली हमारा क्या काम करता है? ठीक है, इन्वर्टर क्या करता है, या डीसी को एसी में क्या करता है हमारा? परिवर्तित कर देता है। डीसी को क्या करता है हमारा? एसी में परिवर्तित करता है। ठीक है ना। ओके, तो इसका ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या है इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का बेसिकली हमारा क्या उद्देश्य होता है? इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर किस लिए लगाते हैं? इनपुट एसी को स्टेप अप करने के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, कह रहा है कि स्टेप डाउन इनपुट एसी नहीं, गलत। एम्पलीफायर से एसी को स्टेप अप करना। हाँ, एसी को क्या करते हैं हम लोग? इन आउटपुट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन्वर्टर में बेसिकली क्या होता है कि 12 वोल्ट बैटरी होती है, चाहे 24 वोल्ट की बैटरी होती है। तो हम लोग एसी को सबसे पहले एसी को डीसी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो डीसी में जब परिवर्तित करते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी जब चार्ज हो जाती है, यानी कि जब हमें इनपुट देते हैं तो चार्ज होती है, आउटपुट चल लेते हैं तो हमारा 12 या 24 वोल्ट ही आउटपुट डीसी मिलता है। ठीक है, उस डीसी को हम एसी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 24 वोल्ट या 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। देन आफ्टर हम उस 12 वोल्ट को 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, यही कह रहा है कि स्टेप अप एसी फ्रॉम यू एम्पलीफायर, यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि स्वचालित इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का हम लोग उपयोग करते हैं? पहला कह रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर, सही है। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। किसका उपयोग करते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है? ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है हमारा, वो किस पे सिद्धांत पे करता है, काम करता है हमारा? म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर, यार कि विच ट्रांसफार्मर इज यूज इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, यानी कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग करते हैं? तो इसमें हम क्या करते हैं? स्टेप अप का नहीं करते हैं, ना स्टेप डाउन का करते हैं। इसमें किसका उपयोग करते हैं? टोरोडियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? टोरोडियल ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। 156 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ठीक है, 157 कह रहा है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या है, यानी कि जो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 157 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कह रहा है कि इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं, ये सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है हमारा। ठीक है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं है हमारा, मैनुअल स्टेप्ड वोल्ट स्टेबलाइजर है हमारा। क्या ये? मैनुअल स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 158, वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर स्टेबलाइजर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए तो किस उपकरण का उपयोग हम लोग करेंगे? ठीक है, मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, 159, एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले क्या क्या होता है? दोलक होता है और ऑक्सीलेटर होता है, सही बात ये भी होता है। दोलक और एम्पलीफायर चरण होते हैं, ये भी सही है। एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर है, गति भी होता है, सही है। अगर लेकिन डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑक्सीलेटर होता है, एम्पलीफायर होता है, ट्रांसफार्मर आउटपुट स्टेज, यानी कि हमारे तीनों स्टेज होते हैं। ऑक्सीडेशन भी होता है, एम्पलीफिकेशन भी होता है, एम्पलीफायर भी होता है, और ट्रांसफार्मर उत्पादन भी होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण भी होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन 159 का डी ऑप्शन क्या हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है, टीवी रिसीवर में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है हम लोग?
टीवी रिसीवर में करते हैं, ठीक है ना। 161 का 160 का टीवी रिसीवर नहीं, टीवी रिसीवर नहीं, जनरल लाइटिंग व्यवस्था में किया जाता है। सॉरी, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? जनरल लाइटिंग व्यवस्था में इसका उपयोग किया जाएगा। 160 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूपीएस बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है? यूपीएस का बैकअप समय कैसे बढ़ाया जाता है? बैटरी की एम्पियर आवर की क्षमता को बढ़ा दीजिए, सीधी सी बात है, उसका बैकअप क्षमता क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला 162 कह रहा कि द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है, यानी कि हमारा सल्फेशन के दोष को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। पहला कह रहा है कि प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग, हाँ सही बात है। ट्रिकल चार्जिंग मतलब क्या होता है? बैटरी को धीरे धीरे चार्ज करना है, अगर लंबे समय तक आपको बैटरी को उपयोग नहीं करना है, ठीक है, यानी कि 1 हफ्ता 15 दिन तक, तब उसको धीरे धीरे वोल्टेज चार्ज किया जाता है, एकदम धीमा चार्ज किया जाता है, जिससे उसमें चार्जिंग ज़्यादा दिन तक बनी रहती है और आपकी बैटरी ख़राब होने से क्या होगी? बच जाएगी। अन्यथा तो क्या होगा? उस पर सल्फेशन हो जाएगा। सल्फेशन हो जाएगा, बैटरी के ऊपर वाइट वाइट का एक बर्फ जम जाएगी, उसे सल्फेशन कहा जाता है, ठीक है। तो 162 का हमारा ये ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग इज़ द राइट आंसर। ये ऑप्शन क्या हमारा इसका सही है, ठीक है। 163 कह रहा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है, ठीक है। कि कौन सा करता है? इसमें बैटरी यूनिट करती है। अगर हमारी यूपीएस में विफलता होती है तो कौन सा करता है? हमारा बैटरी यूनिट इज़ द राइट आंसर। 100 अब 64 पे चलते हैं। कह रहा है कि सेल को लोड करने के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सेल पे लोड डालते हैं तो धारा शक्ति पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगर अधिक ज़्यादा तेज़ी से करते हैं तो बकलिंग होने की संभावना हमारी क्या होती है? हमारी संभावना होती है पोलराइजेशन होता है, तो हमारा क्या होता है? पोलराइजेशन होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। 65 यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है? पहला कह रहा है कि फॉल्ट इन्वर्टर सर्किट में दोष है, नहीं। बैटरी लघुपथित है, नहीं। मेंस अर्थिंग उचित नहीं है, नहीं। इसमें बेसिकली क्या है? इसकी एम्पियर हावर क्षमता क्या? बैटरी की कम है, इसलिए उसका बैकअप हमारा क्या होता है? एम्पियर हावर यूनिट क्षमता क्या? पर्याप्त नहीं, यानी कि कम है। तो मान ली 10 एम्पियर की अगर एम्पियर हावर क्षमता है, यानी कि उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, इसीलिए बैकअप हमारा क्या है? कम है। अगर इसको बढ़ा दिया जाएगा तो यूपीएस में बैकअप हावर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, ठीक है। 166 यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है तो दोष का कारण क्या हो सकता है? यानी कि दोष का क्या कारण हो सकता है, ठीक है। ये हमारा इसका क्या ऑप्शन है? पहला कह रहा है बैटरी लघुपतित होती है, दोष पूर्ण सर्किट होता है, इनपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा? अधिक होगा, या फिर रिले पॉइंट एक साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? दोषपूर्ण सर्किट हमारा है। बी ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा? दोषपूर्ण सर्किट, ठीक है। अगला 167 यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का क्या कारण है? अगर यूपीएस हमारा अगर पूरे लोड पे एक बैक ट्रिप कर जाता है तो क्या गलत हो सकता है? तो सबसे पहले क्या? मेन सप्लाई फेलियर नहीं, ओवरलोडिंग क्या हमारा वो गलत तरीके से हो गया हो, इनकी इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग हमारा इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 167 का बी ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट, अब हमारा दूसरा टॉपिक इसमें है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप, ठीक है। सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। 168 का ए बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन सा ईंधन प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है? तो बिजली उत्पादन सबसे अधिक कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयले का लगभग 65% उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोयले का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ 168 का ए ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? यानी कि व्हाट इज द कन्वेंशनल पावर सिस्टम, यानी कि जिसमें हमारा दिक्कत ना हो, ठीक है। पारंपरिक बिजली के उत्पादन का स्रोत कौन सा है? पवन शक्ति नहीं, ज्वारी शक्ति नहीं, उष्मी शक्ति होता है। उष्मी शक्ति उत्पादन होता है, जियो थर्मल पावर प्लांट कहते हैं इसको, जियो थर्मल सिस्टम कहते हैं। जहाँ पे पानी जहाँ पे ज़्यादा गर्म होता हो वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा, उष्मी शक्ति का।
अगला क्या है कि सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यानी कि सौर सेल जो होता है उसमें किसका, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है इसका, सिलिकॉन का। 170 का हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में परमाणु विखंडन के लिए प्रयुक्त परमाणु सामग्री का क्या नाम है। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, थोरियम का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सो थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैडमियम क्या करता है, हमारे न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, एंड कैडमियम की छड़ें होती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टेइक सेल फोटोवोल्टेइक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। इसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिलिकॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके। कह रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत हमारा क्या है। ठीक है, तो इसमें गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या हमारा, हवा होता है। क्या होता है हमारा, हवा। देखिए 173 का ये ऑप्शन सही है हमारा। 174, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है, यानी कि ऊर्जा का हमारा प्राकृतिक स्रोत कौन, सूर्य है, गर्मी है, कोयला है, बायोगैस है। तो हमारा क्या है, हमारा 174 का ए ऑप्शन सूर्य क्या हमारा नेचुरल रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि सोलर पावर प्लांट सिस्टम जो लगता है वो सूर्य के द्वारा ही बिजली का उत्पादन किया जा सकता है, किया जाता है ना। तो 174 का सूर्य ए ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाएगा। अब 175 का देखते हैं ऑप्शन हम। कह रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था घटक के यक्स का नाम दें। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यक्स जो हमारा ये बेसिकली सर्ज टैंक कहलाता है। क्या कहलाता है इसको, इसको हम क्या कहते हैं, सर्ज टैंक कहते हैं। ठीक है, खैर आपको सर्ज टैंक कैसे इस्तेमाल होता है देखिए। ये जो सर्ज टैंक होता है ये बेसिकली इसलिए लगाया जाता है, देखिए मान लीजिए जो पानी पावर सप्लाई जा रही है, पानी की सप्लाई इधर से दी जाती है पेन स्टॉक के माध्यम से होते हुए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लगाते हैं ताकि मान लीजिए पानी का प्रेशर बढ़े अगर, तो यहाँ के माध्यम से यहाँ इसमें रिलीज कर दिया जाए, जिससे हमारी जो पेन स्टॉक है इसमें कोई डैमेज ना हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में इसको मिलती रहे, जिससे हमारी ये पाइप वगैरह फूटे ना, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्ज टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, हमारा सर्ज टैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है, इसमें कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो सन रे क्या हमारा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, सन रे इज द राइट आंसर। ठीक है, सूर्य की किरणें क्या हमारा गैर पारंपरिक स्रोत की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान हमारा क्या है। इनकी बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा वो कन्वेंशनल पावर जनरेशन होता है उसकी इफिशियंसी हमारी बेसिकली क्या होती है, हमारी कम होती है। हाँ, इसका मेन डिसवांटेज हमारा यही है, पुअर एफिशिएंसी होती है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। 178 क्वेश्चन पे, कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध ही संयंत्र की आवश्यकता होती है। हाँ, हाइड्रियल पावर प्लांट में नहीं, डीजल में नहीं, थर्मल में शक्ति में नहीं, परमाणु न्यूक्लियर पावर जनरेशन में क्या होता है, भारी जल की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, 179, पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है, यानी कि हवा की गति को महसूस करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तेजक इकाई नहीं, टरबाइन कंट्रोलर होता है, टरबाइन कंट्रोलर के द्वारा हवा की स्पीड को महसूस किया जाता है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते 180, ऊंचे हेड वाले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किस टरबाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, काल्पनिक टरबाइन का नहीं, आवेग टरबाइन का, इम्पल्स टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। 180 का बी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। 181, पन बिजली स्टेशन में पेन स्टॉक का कार्य क्या है। पन बिजली स्टेशन में पेन स्टॉक क्या करता है, टरबाइन तक क्या करता है, पानी का पहुंचाता है। अभी मैं फिगर के माध्यम से दिखा इस तरीके से था ना, वो हमारा पेन स्टॉक था, इसके माध्यम से पानी को क्या करते हैं, वहाँ पे पहुंचाते हैं। ठीक है, 182 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।
स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या है? हमारा बॉयलर लगाना किस लिए लगाते हैं? तो बॉयलर को बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि बॉयलर में जब पानी जाता है तो वो हीट होता है तो भाप में कन्वर्ट होता है, यानी कि बॉयलर क्या करता है, पानी को भाप में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना? तो 182 का ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हमारा सही है, पानी को भाप में परिवर्तित करता है, इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? यानी किस प्रकार, विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज मोर एफिशिएंट? हाइड्रोइलेक्ट डीजल पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या हमारा मोर एफिशिएंट हो? एफिशिएंट मतलब क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है इसके द्वारा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में केवल जल का उपयोग किया जाता है, जब शुरू में बनाया जाता है तभी ज़्यादा इसका कास्ट आता है, लेकिन हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है हमारा क्या होता है, मोर एफिशिएंट पावर प्लांट कहलाता है। ठीक है, अगला 184 का, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो हमने पहले ही बताया, जो कैडमियम का छड़ें होती हैं जो न्यूट्रॉन को क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिससे उसका विखंडन हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, तो 184 का हमारा क्या हो जाएगा, कैडमियम छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इज द राइट आंसर। 185 कह रहा है कि गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन क्या है हमारा? ठीक है, गैर पारंपरिक मतलब जिसमें किसी अलग इंजन मतलब ईंधन की आवश्यकता ना हो, तो डीजल भी ईंधन है, परमाणु न्यूक्लियर पावर प्लांट भी, न्यूक्लियर जनरेशन भी क्या न्यूक्लियर होता है हमारा, वो भी क्या होता है, ईंधन होता है। विंड माइल पावर यानी कि हवा के द्वारा क्या होता है, गैर पारंपरिक स्रोत है हमारा है। 185 का डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 186, जैव द्रव्यमान का अवशेष हमारा क्या है? स्लरी। जैव द्रव्यमान का अवशेष में क्या बचता है हमारा, स्लरी बचता है। ठीक है, 186 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 187 कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक हमारा कौन सा है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन का, वो मीथेन होता है हमारा। बायोगैस में क्या बेसिकली होता है, मीथेन होता है। ठीक है, 188, सौर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है? देखिए, और सौर जो पैनल होता है उसमें बिजली का उत्पादन कैसे करता है? जब धूप कांच पर टकराती है, नहीं। जब सूरज की रोशनी निकल प्लेट पर टकराती है, गलत। जब सूरज की रोशनी रोशनी मैग्नीज पर टकराती है, नहीं, सब गलत है इसमें। अगला कह रहा है जब सूरज की रोशनी फोटोवोल्टेक सेल पर टकराती है। ठीक है, जो फोटोवोल्टेक सेल होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, इनकी डी ऑप्शन क्या हमारा सही है इसका। ठीक है, 189 क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि स्टीम शक्ति संयंत्र में एयर प्री हीटर का कार्य क्या होता है? जो एयर प्री हीटर होता है वो उसका कार्य क्या होता है? बेसिकली एयर प्री हीटर मतलब जो ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करती है उसको उसमें नॉर्मल पहले तरीके से क्या होता है, उसमें नमी होती है, उस नमी को क्या करता है वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है ना, इनकी फ्लू गैस में गर्मी निकलता है और आगत वायु को क्या करता है हमारा, ये हमारा गर्म करता है। ठीक है ना, तो इसका हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान हमारा क्या है? परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट का करा, कचरे का निपटान नहीं, रनिंग खर्च ज़्यादा होता है, संयंत्र को बड़े स्थान की आवश्यकता होती नहीं, लोड सेंटर से दूर स्थापित किया जाता है। यही हमारा क्या है सही ऑप्शन इसका। क्यों? क्योंकि लोड सेंटर इसको इसलिए बहुत दूर पर स्टेबलाइज किया जाता है ताकि मान लीजिए अगर कोई किसी तरीके का लीकेज होता है तो जिससे लोगों में जन हानि ना हो। ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 190 का क्या होगा हमारा डी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला कार्य कि स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है? इकोनोमाइजर क्या करता है? पानी को भाप में परिवर्तित करता है, नहीं। तो टरबाइन करता है। गैस फ्लू द्वारा हवा को गर्म करता है, नहीं। फ्लू गैस को द्वारा फीड पानी को गर्म करता है। इकोनोमाइजर क्या करता है? पानी को गर्म करता है बेसिकली। ठीक है, स्टार्टिंग में यही है, यानी कि सी ऑप्शन क्या है इसका हमारा सही है। 192 क्वेश्चन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फ़ायदा है? ठीक है, यानी कि हमारा कन्वेंशनल क्या क्या फ़ायदा होता है, यानी कि हमारा जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें क्या होता है, प्रदूषण को क्या करता है, रिड्यूस करता है। 192 का क्या ऑप्शन, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट हम अगले दिन बना देंगे। ठीक है आपको, ठीक है, देखने के लिए वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।